नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक कविता द रिट्रीट, जिसे लिखा है साथियों हेनरी वेगन ने। साथियों, ये पोयम एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को दिखाती है जो अपने बचपन की शुद्धता और आत्मा की पवित्रता को याद करता है। साथियों, पोएट को लगता है कि जब वो बच्चा था तब उसकी आत्मा भगवान के ज्यादा करीब था, क्योंकि साथियों हम लोग अपने घरों में सुने भी होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं। तो वही सारी चीजें हेनरी वेगन कहते हैं, मतलब पोएट को लगता है कि साथियों जब वो बच्चा था तब उसकी जो आत्मा है साथियों भगवान के ज्यादा करीब था। अब वो बड़ा हो गया है, दुनियावी चीजों में उलझ गया है, लेकिन उसका जो मन है साथियों अभी भी स्पिरिचुअल इनोसेंस की ओर लौटना चाहता है। साथियों, इस कविता में हम देखेंगे कि कवि अपने बीते हुए समय यानी बचपन को याद करता है, जब वह मासूम, निर्दोष और ईश्वर के बहुत करीब था। साथियों, अब जब वह बड़ा हो गया है, उसे लगता है कि वो उस पवित्रता से दूर हो गया है। वो चाहता है कि वह फिर से उस दौर में लौट जाए जहां उसकी आत्मा स्वर्ग के करीब थी। आने साथियों जन्म से पहले वाली डिवाइन स्थिति की ओर वह लौटना चाहता है। साथियों, को हम इस पोयम में हम पढ़ेंगे साथियों बचपन की मासूमियत और शांति के बारे में, एक आध्यात्मिक यात्रा जहां आत्मा भगवान से दूर हो गई है और कवि की इच्छा फिर से उसी पवित्र अवस्था में। साथियों, हम इस वीडियो में 3 पार्ट में पोयम को समझेंगे। पहला साथियों पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे एकदम आसान हिंदी में। इसके बाद फिर समझेंगे पोयम का सेंट्रल आइडिया, मैसेज और थीम, और फिर साथियों लास्ट में देखेंगे हम लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले द रिट्रीट बाय हेनरी वेगन का जो पोयम है साथियों इसे हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। देन हम लोग इसका सेंट्रल आइडिया और भी जो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछती है वे सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। साथियों, इसके प्रीवियस के वीडियो तक हमने एसी इंग्लिश के ऑल द वर्ल्ड स्टेज किया है, हिम टू गॉड द फादर, द पुली ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जो भी पांचवा है साथियों वह है द रिट्रीट। इसे हम लोग देखेंगे। यदि आपने प्रीवियस के वीडियो को नहीं देखा है साथियों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आपका नेक्स्ट पोयम है द रिट्रीट बाय हेनरी वेगन, इसको। ये रहा साथियों आप लोग का पोयम द रिट्रीट बाय हेनरी वेगन। क्या है साथियों, हम तो आपको पहले एक ओवरव्यू दे दिए इस पोयम में हम लोग क्या पढ़ेंगे वे सारी चीजें। आइए सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं, फिर इसको हम लोग और भी अच्छी तरीके से जब इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह सभी चीजें देखेंगे तो उस टाइम हम लोग मतलब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो ये आपका जो है साथी पोयम पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे, इसका समरी बताएंगे, फिर इसका इंट्रोडक्शन, सेंट्रल आइडिया, इंपॉर्टेंट लाइन, सभी चीजें। क्या है साथियों, हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई सीन इन माय एंजल इन फैसी। क्या है, हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई सीन इन माय एंजल इन फैसी। साथियों, कवि कह रहे हैं कि उसके जीवन के शुरू के दिन कितने सुंदर और शुद्ध थे। हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई सीन इन माय एंजल इन फैसी। कवि कहते हैं कि उसके जीवन के शुरू दिन जब वे छोटे थे, जब वो बच्चे थे तो कितने सुंदर और शुद्ध थे। वो समय जब उसका बचपन किसी फरिश्ते की तरह था, बिना किसी पाप, चिंता या स्वार्थ के, एकदम मासूम और ईश्वर के बेहद करीब थे। इसके बाद साथियों, बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटमेंट फॉर माई सेकेंड रेस। साथियों, यहाँ दिस प्लेस यानी यह दुनिया, दिस प्लेस इस पृथ्वी को बोला जा रहा है साथियों। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटमेंट फॉर माई सेकेंड रेस। यहाँ साथियों कवि कहते हैं कि उस समय तक वह उस दुनिया को नहीं समझा था, वह नहीं जानता था कि यह जीवन एक दूसरी दौर मतलब दूसरा जन्म या नया संघर्ष है। मतलब देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को नहीं ना पता था साथियों कि हम लोग जब बड़े होंगे तो इन सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा,
कैरियर से रिलेटेड और फिनेंशियल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को फेस करना पड़ेगा। तो वही कवि कहते हैं हेनरी वैगन कि बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस, या दिस प्लेस साथियों ये दुनिया को कहा गया है, मतलब कि पृथ्वी को कहा गया है। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटमेंट फॉर माई सेकेंड रेस। कवि कहते हैं कि उस समय जब वह बच्चा थे, वह उस समय इस दुनिया को नहीं समझे थे, वह नहीं जानते थे कि ये जीवन एक दूसरी दौड़ पर उन्हें ले जाएगी। और taught my soul to fancy out but a white celestial thought। क्या है साथियों, कवि कहते हैं कि उस समय उसकी आत्मा इतनी साफ थी कि उसमें कोई भी अशुद्ध या स्वार्थी कल्पना नहीं आती थी। उसके मन में केवल दिव्य स्वर्गीय विचार होते थे। तो ये और taught my soul to fancy out but a white celestial thought, मतलब कि कवि कहते हैं, हेनरी वैगन कहते हैं कि उस समय जब वो छोटे थे उसकी आत्मा इतनी साफ थी साथियों कि उसमें कोई भी अशुद्ध या स्वार्थी कल्पना नहीं आती थी। उसके मन में केवल दिव्य स्वर्गीय विचार होते थे। क्योंकि साथियों आप जानते भी होंगे कि बच्चों को ना भगवान को रूप कहा जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत मन के सच्चे होते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, उस समय मेरी आत्मा बहुत ही साफ थी, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्ध या स्वार्थी कल्पना नहीं आती थी। उसके मन में केवल दिव्य स्वर्गीय विचार होते थे। इसके बाद है when at I had not walked above a meal or two from my first love। देखिए साथियों, यहाँ जो फर्स्ट लव है साथियों, यहाँ ईश्वर को कवि बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट लव ईश्वर। तो वही कि when I had not walked above a meal or two from my first love, यहाँ फर्स्ट लव का मतलब है साथियों ईश्वर। कवि कहते हैं कि तब वह ईश्वर से ज्यादा दूर नहीं गए थे, वो उनसे बस थोड़ा ही अलग हुए थे। और अभी आगे के लाइन में देखिएगा साथियों, कवि कहते हैं कि जब हम थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमको ईश्वर की झलक देखने के लिए मिलता। अभी हम आपको बताएंगे पूरा, तो घबराइए नहीं। देखिए क्या है कि when at I had not walked above a meal or two from my first love। कवि कहते हैं कि तब वह ईश्वर से ज्यादा दूर नहीं थे। कब? जब वे छोटे थे, वो उनसे बस थोड़ा ही अलग हुए थे। एंड लुकिंग बैक एट दैट शॉर्ट स्पेस, and looking back at that short space could see a glimpse of his bright face। और वे कहते हैं साथियों, और जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे भगवान के चेहरे की हल्की सी झलक दिखती है। मतलब साथियों उसका ईश्वर से जुड़ाव अब भी बना हुआ था कि कितनी, मतलब ये भगवान से कितने जुड़े हुए हैं साथियों। कवि क्या करते हैं, एंड लुकिंग बैक एट दैट शॉर्ट स्पेस कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस। कवि कहते हैं कि जब वह थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे भगवान के चेहरे की हल्की सी झलक दिखाई देते हैं। मतलब क्या है कि उसको इसको उस सॉरी साथियों, उसको ईश्वर से जुड़ाव अब भी बना हुआ था। when on some gilded wood or flower my gazing soul would dwell an hour। क्या है साथियों, when on some gilded cloud or flower my gazing soul would dwell an hour। साथियों कवि कहते हैं कि तब उसका मन एक फूल या बादल को देखकर घंटों उसमें खोया रहता था। वह केवल बाहरी सुंदरता नहीं देखते थे साथियों, बल्कि उसके भीतर कुछ और भी खोजते थे। वही है कि when on some gilded cloud or flower my gazing soul would dwell an hour। कवि कहते हैं कि उनका मन एक फूल या बादल को देखकर घंटों उसमें खोए रहते थे। वे वह केवल बाहरी सुंदरता नहीं देखते थे, उसके भीतर कुछ और वे खोजते रहते थे। इसके बाद है साथियों, एंड इन दोज विकर ग्लोरीज अस्पाई सम शैडोज ऑफ इंटरनिटी। क्या साथियों, उस फूल या बादल जैसी चीजों में उसे परमात्मा की झलक मिलती थी जो वह घंटों तक देखते रहते थे। उसमें साथियों कवि को परमात्मा की झलक मिलती थी। छोटे छोटे सौंदर्य में भी उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता था। जैसे साथियों आप होता है कि मान लीजिए हम आपको जो भी, मतलब मान लीजिए कोई चीज का आप टेंशन ले रहे हैं और जिस बारे में आप टेंशन ले रहे हैं ना, तो होता बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपको वही चीज हर जगह दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ पे कभी टेंशन नहीं, कभी मतलब भगवान में इस तरह से मतलब लीन हो गए थे कि उनको हर छोटी छोटी चीज में साथियों ईश्वर दिखाई देते थे। वही है कि एंड इन दोज बिकर ग्लोरीज स्पाई सम शैडोज ऑफ
इटर्निटी। उस फूल या बादल जैसी चीजों में उसे परमात्मा की झलक मिलती थी साथियों। छोटे छोटे सौंदर्य में भी उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता था। इसके बाद है एट आई टॉप माई टंग टू वुड माई कॉन्सियस कॉन्साइंस विथ अ सिंफुल साउंड। देखिए एट आई टॉट माई टंग टू वुड माई कॉन्सियस वुड विथ अ सिंफुल साउंड। साथियों कवि कहते हैं कि तब तक उसने अपनी जुबान से पाप की बातें करना नहीं सीखा था। एट आई टॉट माई टंग टू वुड माई कॉन्सियस विथ अ सिंफुल साउंड। कवि कहते हैं कि तब तक उसने अपनी जुबान से पाप की बातें करना नहीं सीखा था। उसका अंतर मन तब तक शुद्ध था, कोई भी बात ऐसा नहीं था जो उसके विवेक को चोट पहुंचाए। इसके बाद साथियों और had the black art to dispense a several sin to every sin। क्या है और had the black art to dispense a several sin to every sin। क्या मतलब है साथियों? अब कवि कहते हैं तब तक उसने यह कला नहीं सीखी थी कि वह अपनी हर इंद्रियों से अलग अलग पाप करे। मतलब और कवि कहते हैं आने ना आंखें से बुरा देखा था, ना कानों से बुरा सुना था, ना मन से बुरा सोचा था। वही है एवरी सेंस का मतलब साथियों। और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस सेवरल सिन टू एवरी सिन। मतलब क्या है कवि इस लाइन में क्या कहते हैं साथियों? वह कहते हैं तब तक उसने ये कला नहीं सीखी थी कि वह अपनी हर इंद्रिया से अलग अलग पाप करे। यानी ना आंखों से हर इंद्रिया करने मतलब हर सेंस करने का मतलब साथियों ना आंखों से बुरा देखा, ना कानों से बुरा सुना, ना मन से बुरा सोचा था। बट फेल्ड थ्रू ऑल दिस फ्लेसी ड्रेस ब्राइट सूट्स ऑफ एवर लास्टिंगनेस। साथियों कवि कहते हैं कि उस समय शरीर के भीतर रहते हुए भी वह अमरता की चमक महसूस करता था। बट फेल थ्रू ऑल दिस फ्लेसी ड्रेस। उस समय शरीर के भीतर रहते हुए भी वह अमरता की चमक महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो साथियों आत्मा की दिव्यता। यही था साथियों। बट फेल्ट थ्रू ऑल दिस फ्लेसी ड्रेस ब्राइट सूट्स ऑफ एवरी एवर लास्टिंगनेस। कवि कहते हैं उस समय शरीर के भीतर रहते हुए भी वह अमरता की चमक महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके अंदर कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो आत्मा की दिव्यता थी। देन साथियों सेकेंड स्टैंजा है आपका वो हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रीट अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। अब कवि कहते हैं साथियों काश मैं फिर से पीछे जा पाता, उसी पुराने रास्ते पर लौट जाता, या फिर लौट पाता जहां से मैंने अपनी आत्मा की दिव्यता को खोना शुरू किया था। मतलब वो बचपन जाना चाहते हैं। देखिए साथियों अभी हम लोग ऐसे फेज में है ना जहां हम लोग पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन देखिए पास्ट के बारे में कैसे सोचते हैं कभी कभी कि हम लोग का स्कूल लाइफ कितना था, ना इतना टेंशन था ना और कुछ था। मतलब स्कूल टाइम में भी लगता था कि ये कॉलेज जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन अभी कॉलेज आए तो लग रहा है कि नहीं वो बचपना कितना अच्छा था जब हम लोग साथियों के साथ खेलते थे। वो हम लोग का स्कूल लाइफ कितना था जब स्कूल के फ्रेंड्स हम लोग साथ में बैठते थे। तो कभी कभी सोचते ही है, लेकिन अभी मतलब ऐसा कभी कभी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि अब हम लोग को फ्यूचर अच्छा बनाना है, लेकिन जो कवि है साथियों वह उस सुख में जाना चाहते हैं, पूरा बचपन में लीन होना चाहते हैं जब उसका मन एकदम पूरी तरह से खाली था। बोले मतलब ना कुछ उसमें पाप था, ना वो कुछ पाप सुनते थे ना देखते थे। तो वही कवि कहते हैं कि ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रीट अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। देखिए बहुत ही लाइन को समझिए, ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रीट अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। अब कवि कहते हैं साथियों काश मैं फिर से पीछे जा पाता, उसी पुराने रास्ते पर लौट पाता जहां से मैंने अपनी आत्मा की दिव्यता को खोना शुरू किया था। दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन। क्या है देखिए दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन। क्या मतलब है साथियों? कवि चाहते हैं
कि वह फिर उसी स्थान पर लौटे जहां उसने अपने उसे आध्यात्मिक वैभव को पीछे छोड़ा था, जहां से संसार में आना शुरू किया। देखिए मतलब ना लाइन आपको तो समझना पड़ेगा। यदि आप हो सकता है कि सो के देख रहे हैं या फिर मान लीजिए कि आपका साइड में कुछ और चैट वगैरह खुला है और आप इधर लेक्चर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया साथियों। यदि आप बैठ के अच्छे से नहीं समझिएगा तो जो लाइनें हैं, जो कवि कवि कह रहे हैं अपने पोएम के माध्यम से, ये बहुत ही ना मतलब अंदर की बातें हैं, मतलब आपको समझनी होगी। कवि क्या बोल रहे हैं साथियों कि दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माय ग्लोरियस ट्रेन। साथियों कवि चाहते हैं कि वह फिर उसी स्थान पर लौटे जहां उसने अपने उस आध्यात्मिक वैभव को पीछे छोड़ा था, जहां से संसार में आना उन्होंने शुरू किया। इसके बाद है साथियों फ्रॉम वेयर फ्रॉम व्हेन द इनलाइटेंड स्पिरिट सीज दैट सैड सिटी ऑफ पाम ट्रीज। साथियों यहां वह कहते हैं कि एक जागरूक आत्मा उस पवित्र स्थान को देख सकती है जो एक शांत स्वर्गीय शहर जैसा है या आत्मिक ज्ञान की अवस्था है। दैट सैडली फ्रॉम वेयर द इनलाइटेंड स्पिरिट सीज दैट सैड सिटी ऑफ पाम ट्री। देखिए साथियों क्या है ना कि यदि हम आप लोग को ये सारी चीजों का मतलब बताने बैठ जाए तो वीडियो काफी लंबा होगा। और आपको पता होगा यदि ये रिव्यू सेमेस्टर 3 एसी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का हाल ऐसा है कि एग्जाम के एक दिन पहले देखते हैं, तो उन्हें बोर लगेगा, फिर वो कमेंट में बोलेंगे सर हम डायरेक्ट ये नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग यदि चाहते हैं कि इन सारी चीजों का मीनिंग वगैरह हम बताएं तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा साथियों, हम इन सारी चीजों का एकदम आपको वर्ड मीनिंग वगैरह सभी चीज दे देंगे, तो आप इसके लिए घबराइए नहीं। लेकिन अभी आप समझिए फ्रॉम वेन द इनलाइटेंड स्पिरिट सीज दैट सैड सिटी ऑफ पाम ट्रीज। साथियों यहाँ कवि कहते हैं कि एक जागरूक आत्मा उस पवित्र स्थान को देख सकती है जो एक शांत स्वर्गीय शहर जैसा है या आत्मिक ज्ञान की अवस्था है। इसके बाद बट माय सोल विथ टू मच स्टे इज ड्रंक एंड स्टेगर्स इन द वे। अब उसकी आत्मा इस संसार में इतनी उलझ गई है कि जैसे नशे में हो, वह रास्ता भूल चुकी है, वह डगमगा रही है। सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन लव बट आई बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव। देखिए कुछ लोग भविष्य की ओर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन कवि का मन साथियों पीछे लौटने को कहता है उस आत्मिक मासूमियत की ओर जब वह छोटा बच्चा था। एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू द रन यर्न यू आर एन है, देखिए यर्न इन दैट स्टेट आई कम रिटर्न। साथियों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों लाइन को समझिए आप। सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन लव बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव। साथियों कवि कहते हैं कुछ लोग भविष्य की ओर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन कवि का मन साथियों पीछे लौटने को कहता है उस आत्मिक मासूमियत की ओर जब वह छोटा बच्चा था, जब उसका मन एकदम शुद्ध था। देन एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू द अर्थ इन दैट स्टेट आई कम रिटर्न। साथियों और जब यह शरीर जो कि मिट्टी से बनी है जब यह खत्म होगा तो वह चाहते हैं कि वह उसी पवित्र अवस्था में लौटे जैसी आत्मा की शुरुआत हुई थी। साथियों यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है इस कविता क्या है तो साथियों हम आपको एकदम इसका जो समरी है साथियों एकदम पूरा हम आपको विस्तृत से समझा देते हैं ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। देन हम लोग साथियों इसका एकदम इंट्रोडक्शन और सभी चीजें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसका पूरा एक समरी समझा देते हैं द रिट्रीट बाय हेनरी वेगन का। साथियों इस पूरी कविता में कवि हेनरी वेगन अपने बचपन के उस अवस्था को याद कर रहे हैं जब उनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी। क्या है साथियों इस कविता में हम लोग क्या देखे साथियों कि जो कवि हैं हेनरी वेगन वे अपने बचपन की उस अवस्था को याद कर रहे हैं जब उनकी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी, कोई पाप नहीं, कोई लालच नहीं, कोई द्वेष नहीं। उन्हें लगता है कि जब वे छोटे थे तब वे ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब थे, उनका मन केवल अच्छे और दिव्य विचारों में ही डूबा रहता था। साथियों कवि को लगता है
उन्हें तब की वो मासूमियत और शुद्धता याद आती है जब वो ईश्वर से थोड़े ही दूर थे। बस इतना दूर साथियों कि वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें भगवान की झलक मिलती। साथियों, उन्हें फूल, बादल और दूसरी छोटी छोटी चीजों में भी कोई बड़ी दिव्यता दिखाई देती थी। उनके अंदर इतनी सरलता थी कि वो हर चीज में ईश्वर का कोई रूप देख लेते थे। साथियों, जैसे जैसे समय बीता और उन्होंने दुनिया को समझना शुरू किया, पाप की बातें सुनी, बुरे विचार आए, तो वो आत्मा की शुद्धता धीरे धीरे खोने लगे। अब उन्हें लगता है कि उनका मन भी इस दुनिया में फंस गया है और वो रास्ते से भटक गए हैं। साथियों, कवि का मन चाहता है कि वह फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट जाए जहां वह पहले थे, जहां उसका मन, जहां उसका आत्मा सीधे सीधा जुड़ा था और जहां से वह ईश्वर को साफ साफ महसूस कर पाते थे। देखिए क्या, फिर देख सुनिए, कवि का मन चाहता है साथियों कि वह फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट जाए जहां वह पहले थे, जहां उसका आत्मा से सीधा जुड़ाव था और जहां से वह ईश्वर को साफ साफ महसूस कर पाते थे। साथियों, वो ये नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़ें और दुनिया के पीछे भागे, बल्कि वो पीछे लौटकर फिर से उस दिव्यता में जाना चाहते हैं। देखिए, जो हम आपको बताया अभी लास्ट लाइन में, वो नहीं चाहते थे कि वे आगे बढ़ें और दुनिया के पीछे भागे, मतलब इस जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, भविष्य की ओर आगे बढ़े, वे नहीं चाहते थे कभी, बल्कि वो ये चाहते थे कि पीछे लौटकर फिर से उस दिव्यता में जाना चाहते थे जब उनका मन शुद्ध और एकदम पूरा फ्रेश थे। और सच्चों, अंत में वह कहते हैं जब उसका जीवन समाप्त होगा, जब यह शरीर खत्म होगा, तब वह चाहते हैं कि वह उसी पवित्र अवस्था में लौट जाए जिसमें वह पहली बार इस धरती पर आया था। साथियों, इस कविता का असली भाव यही है, इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही वह अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाता है, लेकिन अगर उसका मन सच्चा हो साथियों, तो वह दोबारा उसी पवित्रता, उसी ईश्वर की ओर लौटने की चाह रखता है। जैसे हेनरी वेगन यही बता रहे हैं कि मासूमियत खो जाती है, लेकिन उसकी याद और तलाश हमें आत्मा के असली घर तक वापस ले जाती है। क्या कवि क्या बोलते हैं साथियों, हेनरी वेगन यह बताते हैं अपने पोएम में कि मासूमियत तो खो जाती है, लेकिन उसकी याद और तलाश हमें आत्मा के असली घर तक वापस ले जा सकती है। तो आइए साथियों, अब इसे हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं, एकदम इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन, इसका थीम और सभी चीजें हम लोग एकदम पूरा बारीकी से समझेंगे। साथियों, यदि हम लाइन बाय लाइन आपको पूरा समझाएं तो हो सकता है कि वीडियो काफी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग जैसा बोलिएगा, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी ना साथियों। देखिए, द रिट्रीट इज अ स्पिरिचुअल एंड philosophical poem written by Henry Wagon, who was a famous metaphysical poet of the 20th century। साथियों, द रिट्रीट एक आध्यात्मिक, जिसे हम लोग स्पिरिचुअल बोलते हैं, द रिट्रीट एक आध्यात्मिक और दर्शनिक, फिलोसफिकल मींस होता है साथियों दर्शनिक, वही है द रिट्रीट इज अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल पोएम। साथियों, द रिट्रीट एक आध्यात्मिक और दर्शनिक कविता है जिसे 17वीं सदी के प्रसिद्ध मेटाफिजिकल कवि हेनरी वेगन ने लिखा था। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट longing for the innocence and purity of childhood and his desire to return to the time when the human soul was closer to God। साथियों, इस कविता में कवि अपने बचपन के उस मासूम और पवित्र अवस्था को याद करते हैं जब आत्मा ईश्वर के सबसे करीब हुआ करती थी। The poet believes that before being born into the world, the soul lived in heavenly purity, untouched by the corruption of earthly life। देखिए साथियों, उनका मानना है कि इस दुनिया में जन्म लेने से पहले हमारी आत्मा एक स्वर्गिक मतलब हेवनली और पवित्र स्थिति में थी जहां कोई पाप नहीं था। देखिए, क्या इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा साथियों कि जो द रिट्रेट है साथियों, वह द रिट्रेट है वह एक आध्यात्मिक और दार्शनिक कविता है जिसे 17वीं सदी में प्रसिद्ध मेटाफिजिकल कवि हेनरी वेगन ने इसे लिखा था। और साथ ही इस कविता में कवि अपने बचपन की उस मासूम और पवित्र अवस्था को याद करते हैं जब आत्मा ईश्वर के सबसे करीब हुआ करती थी। उनका मानना है कि इस दुनिया में जन्म लेने से पहले हमारी आत्मा एक स्वर्गिक और
पवित्र स्थिति में थी जहां कोई पाप नहीं था। आइए साथियों इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है साथियों? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द poet's deep desire to return to the original state of purity and innocence, which he believes existed before birth. Henry Wagon expressed the idea that as we grow older, we move away from God and the spiritual purity because the material world makes us sinful and impure. The poet wishes he could go back to the to his childhood innocence when his soul was closer to God and heaven. देखिए हम आपको ये लोग समझा देते हैं क्योंकि लाइन बाय लाइन यदि हम पढ़ाएंगे साथियों तो वीडियो लंबा होगा और चार्ज भी उतना नहीं टिकता है कि हम आपको पूरा ये करके बताएं और टाइम भी नहीं है इसलिए साथियों इसका सेंट्रल आइडिया इसका मुख्य विचार क्या है साथियों? इस कविता का मुख्य विचार यह है साथियों कि कवि अपने जन्म से पहले वाली पवित्र और मासूम आत्मिक अवस्था में लौटना चाहते हैं। वही द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द पोएट्स डीप डिजायर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्योरिटी एंड इनोसेंस व्हिच बिलीव एग्जिस्टेड बिफोर बर्थ। वही है कि इस कविता का मुख्य विचार साथियों यह है कि कवि अपने जन्म से पहले वाली पवित्र और मासूम आत्मिक अवस्था में लौटना चाहते हैं। हेनरी बेगन कहते हैं साथियों कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं और हमारी आत्मा दुनिया की बुराइयों से दगदार हो जाती है। वे चाहते हैं कि वे फिर से अपने बचपन की मासूमियत में लौट सकें जब वे भगवान के बहुत करीब थे। द पोएट विशेस ही कुड गो बैक टू हिज चाइल्डहुड इनोसेंस व्हेन हिज सोल वाज क्लोजर टू गॉड एंड इवन। वे चाहते हैं कि वे फिर से अपने बचपन की मासूमियत में लौट सकें जब वे भगवान से बहुत ही करीब थे, क्लोजर टू गॉड एंड हेवन। आइए साथियों फिर आपको पीडीएफ में जब हम आपको देंगे इसका बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस पोएम वेगन says that when he was the child his soul was pure innocent and full of light because it was still close to heaven and God. He believes that every human soul comes from heaven and is divine at birth. साथियों इस कविता में वेगन कहते हैं कि जब वे छोटे थे उनकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध मासूम और प्रकाश से भरी हुई थी क्योंकि वो अभी भी स्वर्ग और ईश्वर के करीब थी। उनका मानना है किनका? कवि का मानना है साथियों कि हर इंसान की आत्मा जन्म के समय ईश्वर से आती है इसलिए वह दिव्य होती है। He believes that every human soul comes from heaven and is divine at birth. वे मानते हैं कि हर इंसान की आत्मा साथियों जन्म के ईश्वर से आती है इसलिए वह दिव्य होती है। However, as people grow older, they become more involved in the material world, which leads to sin and spiritual darkness. साथियों लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम दुनिया की चीजों में उलझने लगते हैं, पैसा, अहंकार, लालच और इस कारण हम पाप करते हैं। फिर कवि कहते हैं साथियों कवि को दुख है कि उसकी आत्मा अब पहले जैसे पवित्र नहीं है। देखिए वही है feel sad that he has lost the original purity of his life. कवि क्या कहते हैं? देखिए ये लाइन पूरी सुनिए। However, as people grow older, they become more involved in the material world, which leads to sin and spiritual darkness. The poet feels sad that he has lost the original purity of his soul. लेकिन साथियों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम दुनिया की चीजों में उलझने लगते हैं, जैसे पैसा, अहंकार, लालच और इसी कारण हम पाप कर बैठते हैं। और साथियों कवि को दुख है कि उसकी आत्मा अब पहले जैसा पवित्र नहीं रही। अब वह he wishes to retreat, that is to go back to that state of innocence. He wants to leave behind the evil pride and selfishness that come with adulthood and return to God's grace. साथियों अब वे चाहते हैं कि वह रिट्रेट यानी पीछे लौट सके फिर से उसी सरलता और शुद्धता की ओर जब वह जीवन की बुराइयों, अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा में वापस लौटना चाहते हैं। तो वही है he wishes, देखिए he wishes to reiterate that to go back to that state of innocence. He wants to leave behind the evil pride and with adulthood and return. The poet also express hope that when he dies his soul will return to heaven and become pure again as it was before entering this world. और साथियों अब वह चाहते हैं कवि चाहते हैं कि रिट्रेट यानी पीछे लौट सके फिर से उसी सरलता और शुद्धता की ओर और
कवि कहते हैं कि वह जीवन की बुराइयों, अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा में वापस लौटना चाहते हैं। साथियों, कवि यह आशा भी करते हैं कि जब उसकी मृत्यु होगी, तब उसकी आत्मा दोबारा स्वर्ग में लौटेगी और उतनी ही पवित्र हो जाएगी जैसे जन्म से पहले थी। इसका साथियों थीम क्या है पोयम का? थीम जो पहला साथियों, चाइल्डहुड इनोसेंस, स्पिरिचुअल प्योरिटी, मतलब साथियों बचपन की मासूमियत। बचपन को कवि एक आध्यात्मिक शुद्धता का समय मानता है। इसका जो दूसरा थीम है साथियों, वह ईश्वर से दूरी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ईश्वर से दूरी और पाप बढ़ता है। आध्यात्मिक लालसा, स्पिरिचुअल लॉन्गिंग, वो कवि फिर से ईश्वर के पास लौटने की इच्छा रखते हैं। द पोएम पोएट लॉन्ग्स टू रिटर्न टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी प्योरिटी। इसके बाद साथियों आत्मा की यात्रा, आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर आती है और मृत्यु के बाद वो वापस स्वर्ग लौटने की आशा करती है। साथियों आप इसे देख लीजिएगा, सिंबोलिज एंड इमेजिनरी सब चीजों को। आइए हम लोग मैसेज ऑफ द पोएम को देखते हैं, इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट लाइन्स और इसका मीनिंग को समझेंगे। साथियों इसका इस कविता का संदेश क्या है? साथियों कविता यह बताती है कि सच्चा सुख किसी भौतिक चीज में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पवित्रता और ईश्वर के निकट रहने में है। और दुनिया की चीजों इंसान की आत्मा को खराब कर देती है, लेकिन फिर भी इंसान के मन में वापसी की इच्छा बनी रह सकती है। कवि या कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा के सच्चे घर में वापसी अंत है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और मीनिंग है साथियों, जैसे ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रीट अगेन दैट एंशियंट ट्रैक। इसका मीनिंग क्या है साथियों? द पोएट विशेस टू रिटर्न टू द टाइम व्हेन हिज सोल वाज प्योर एंड क्लोज टू गॉड। इसका मतलब है साथियों कि कवि चाहते हैं कि वो वापस वापस उसी रास्ते पर चले जाए जहां उसकी आत्मा कभी पवित्र और ईश्वर के करीब थी। सम मैन अ फॉरवर्ड मोशन लव बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव। वुड मूव दोनों साथ में ही है। इसका मीनिंग क्या है साथियों? लोग आमतौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं जैसे कि हम सभी, लेकिन कभी पीछे लौटना चाहते हैं ईश्वर और मासूमियत की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जैसे व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ हेनरी वैगन्स पोएम द रिट्रीट। देखिए हेनरी वैगन की कविता द रिट्रीट का मुख्य विचार क्या है हम आपको बता ही दिए। हाउ डज वैगन डिस्क्राइब चाइल्डहुड इन द पोएम। और साथियों वैगन इस कविता में बचपन को कैसे वर्णित करते हैं, ये सारी चीजों को भी हम बताए हैं। व्हाट डज द पोएट विश टू रिटर्न टू इन द रिट्रीट। तो रिट्रीट में कवि किस अवस्था में लौटने की इच्छा रखते हैं? बचपन की अवस्था में। डिस्कस द थीम ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी इन द पोएम। कविता में आत्मिक पवित्रता की थीम पर चर्चा कीजिए। तो साथियों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इतने सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा। साथियों बस हम आपको एक चीज नहीं बताएं, ये था आपका साथियों थीम्स ऑफ द पोएम हम आपको बताए हैं कि जो है ना सिंबोलिज्म एंड इमेजिनरी। द सोल सिंबलाइज प्योरिटी एंड डिवाइन कनेक्शन। देखिए इसे भी दिक्कत ये है ना साथियों कि मान लीजिए कि ऑफ हो जाता है ना अचानक से, तो अभी जो भी 20-25 मिनट हुआ है सारा खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं, प्रतीक और इसका कल्पना, जैसे द सोल सिंबलाइज प्योरिटी एंड डिवाइन कनेक्शन। साथियों द सोल है साथियों वह पवित्रता और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक है। चाइल्डहुड सिंबलाइज द टाइम व्हेन द सोल इज क्लोजेस्ट टू हेवन। और साथियों जो है बचपन है साथियों वह समय जब आत्मा सबसे ज्यादा शुद्ध और ईश्वर के करीब होती है। और द वर्ल्ड सिंबलाइज सीन प्राइड एंड करप्शन। और यह दुनिया साथियों पाप, अहंकार और भ्रष्टता का प्रतीक इसमें बताया गया है। तो साथियों ये था आपका द रिट्रीट हेनरी वैगन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन देखें, इसका समरी देखें, इंट्रोडक्शन देखें, थीम देखें, मैसेज देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, सभी चीजें देखें साथियों। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सभी टॉपिक्स का वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।